विद्युत धारा के इस चौथे लेक्चर में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ओमी परिपथ। जो पहला टॉपिक होगा ओमी परिपथ तथा अनोमी परिपथ। पहला टॉपिक है हमारा ओमी तथा अनोमी परिपथ। जो दूसरा टॉपिक होने वाला है मेरे भाई वो है प्रतिरोधों का संयोजन। और जो तीसरा टॉपिक होगा किसी चालक तार को अगर हम खींचते हैं, काटते हैं, मोड़ते हैं तो चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो कितना गुना होगा या नया प्रतिरोध कितना होगा, इस पर हम बात करेंगे। और चौथी चीज हम लोग प्रतिरोध में परिवर्तन देखेंगे, यानी प्रतिरोध को परसेंटेज में देखेंगे। जैसे आपने सवाल सुन रखा होगा या पढ़ रखा होगा कि चालक तार को खींचकर 10% 20% बढ़ा दिया जाए तो नए चालक तार का प्रतिरोध कितना गुना होगा। इन सब सवालों को अपन लोग करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक पे। इसका प्यारा सा नाम है क्या, ओमी तथा अनोमी परिपथ। ये रहा। देखिए मैंने क्या किया है, पहले से परिपथ के बारे में लिख दिया। कोई बहुत बड़ी बात है, सिंपल बात है, तो मैंने टाइम थोड़ा सा टेकन के लिए बचाने के लिए मैंने लिख दिया। क्या है कि ऐसी युक्तियां जिसमें v तथा i के बीच खींचा गया ग्राफ क्या हो, सरल रेखी हो, मतलब एक सीधी रेखा में हो, अर्थात या ओम के नियम का पालन करती हैं, क्या कहलाती हैं, ओमी परिपथ कहलाती हैं। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखो ओम्स लॉ में क्या है कि जो हमारा v है, जो v है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है i के। इसका मतलब v अपॉन i का जो अनुपात है मेरे भाई वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब जिस रेशियो में विभव बढ़ेगा उस रेशियो में धारा बढ़ेगी, या जिस तरह से धारा बढ़ का मान बढ़ाते जाएंगे विभव भी बढ़ता जाएगा। ग्राफ से देखिए आप, ये है हमारे पास एक ग्राफ। एक्स अक्ष पर हम धारा को दिखाते हैं और वाई अक्ष पर विभव को। तो ग्राफ हमारा बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है, एकदम सीधी रेखा में बनता है। जो हमारा ग्राफ बनता है वो सीधी रेखा में। और ये जो वक्र है ना, धातु का तार होता है, क्योंकि ये धातु के तार के लिए सत्य है, धातु का तार है। ठीक है, तो यहाँ पर v बाई आई का जो अनुपात है, अगर हमारा नियत है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं हर एक बिंदु पर ध्यान दूं, यहाँ पे, यहाँ पर देखो, देखो जिस रेशियो में आई को बढ़ाया गया उस रेशियो में v बढ़ा, जिस रेशियो में v को बढ़ाया जा रहा है उस रेशियो में क्या हो रहा है, i भी बढ़ता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं v बाई आई का जो अनुपात है नियत है। तो इस तरह से क्या है कि मेरे भाई आपका क्या है, ऐसे परिपथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमी परिपथ है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कि ओमी परिपथ के उदाहरण क्या है। पहला, धातु के तार। धातु के तार, जितने भी धातु के तार बनाए जाते हैं वो सभी आपके जो हैं ओमी परिपथ है। क्या है, ओमी परिपथ। ये एक बोल सकते हैं। और भी है, जैसे विद्युत उपकरण बोला जाए, विद्युत उपकरण, विद्युत उपकरण में जैसे आपने, आप कह सकते हैं हीटर हो गया। हीटर जो है वो क्या है आपका, ओमी परिपथ है। विद्युत इस्त्री हो गई, विद्युत इस्त्री, इस्त्री बोले तो प्रेस मेरे भाई, अब वो इस्त्री मत समझिएगा, कलाकार आदमी तो हो आप लोग। ठीक है, विद्युत इस्त्री। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुछ प्रतिरोधक हैं, कार्बन फिल्म प्रतिरोधक, धातु की फिल्म प्रतिरोधक, ये सब क्या है, ओमी परिपथ के अंतर्गत आती हैं। आई होप यू क्लियर, इसमें सब इतना ही आपको बताना है। ठीक है, आइए हम देखते हैं अगला। अगला क्या है, अनोमी। मेरे भाई इसका उल्टा होगा, तो इसमें लिख दिया मैंने पहले से क्या, कि ऐसी युक्तियां जिसमें v तथा i के बीच खींचा गया ग्राफ क्या सरल रेखी ना हो, सरल रेखी ना हो, अर्थात ये ओम के नियम का पालन नहीं करेंगी। ओम के नियम का पालन नहीं करेंगी, इसका मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि v बाई आई का अनुपात नियत नहीं रहेगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो। देखो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होता है, यस। v बाई आई का जो अनुपात है वो कांस्टेंट तो होता है, लेकिन कब मेरे भाई, जब ओम का नियम लागू होता है तब। अब यहाँ पे ओम का नियम लागू नहीं होगा तो v बाई आई का जो अनुपात वो नियत नहीं रहता। v बाई आई का अनुपात जो है नियत नहीं रहता। सर कुछ एग्जाम्पल बताइए कि अनोमी परिपथ क्या है, या अनोमी परिपथ के कुछ उदाहरण बताइए कि हम कैसे समझेंगे ये अनोमी परिपथ है, उदाहरण पूछा जाए तो जैसे उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं टार्च वाल्व, टार्च बल्ब, टार्च बल्ब।
इसके बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो मेरे भाई अगर इनके बीच ग्राफ खींचा जाए, इधर हम आई दिखाए यहाँ पे और यहाँ पर हमने क्या किया, विभव को दिखाया, ठीक है, वाई अक्ष पे। तो इनकी भी जो ग्राफ खींचा जाता है, कुछ ग्राफ इस तरह होता है ये। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरे भाई कि हर एक बिंदु पर, ग्राफ के हर एक बिंदु पर धारा और आई का मान नियत नहीं है, बदल रहा है। क्या है, बदल रहा है। देखो यहाँ पे धारा ज्यादा, विभव कम हो जा रहा है, विभव ज्यादा तो धारा कम होती चली जाएगी, इस तरह से ग्राफ में। ये है हमारा पहला। दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं मेरे भाई, हम दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, कह सकते हैं कि डायोड, डायोड जिसको तापायनिक वाल्व भी कहेंगे हम लोग, डायोड। डायोड ये सेमीकंडक्टर का चैप्टर पढ़ाया जाएगा, 14वां चैप्टर, 14वां चैप्टर है आपके यहाँ एनसीईआरटी में, अर्धचालक। वहां पे इसको ये बहुत डिटेल में बताया जाएगा। अभी इसको हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में क्या है, ये है हमारा एक्स और आई, और ये क्या है बी। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो मेरे भाई यहाँ भी देखो आप, हर एक बिंदु पर आई और वी का अनुपात नियत नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, विद्युत अपघट्ट, अपघट्ट। इसमें भी आपको समझ में अब तक आ चुका है कि आई और वी का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरे भाई आई और वी का अनुपात क्या है, नियत नहीं होता। इसमें ग्राफ आपका इस तरह से हो जाएगा। इसमें भी देखो धारा कुछ एम्पियर से स्टार्ट हो रही है, जहां से, यहाँ जीरो से नहीं, कुछ एम्पियर से। तो यहाँ पे धारा और विभव, या विभव और धारा का जो अनुपात है वो नियत नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इसको हम अनोमी परिपथ। आपको मेरे भाई सिर्फ लिखने को आएगा, कभी आता है एक नंबर में, एक नंबर से, मतलब ज्यादा, मुझे जहां तक पता है एक नंबर ज्यादा नहीं देता इसको। मैंने इतनी बार बोर्ड में पेपर देखा है, आया भी है तो एक दो नंबर को, बस सिंपल सा। ये अनोमी परिपथ किसे कहते हैं, ये इसका उदाहरण दीजिए। या फिर अनोमी ओमी परिपथ किसे कहते हैं, एक एक उदाहरण, दो दो उदाहरण दीजिए, तब ये 2 नंबर में पूछ लेगा। ठीक है, आई होप यू क्लियर। अब हम बढ़ते हैं मेरे भाई अपने अगले टॉपिक पे। इसका प्यारा सा क्या नाम है, जिसका प्यारा सा नाम है मेरे भाई प्रतिरोधों का संयोजन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम सीधे चलते हैं अपने प्रतिरोधों के संयोजन में। हमें पता है कि प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, यहाँ पे 2 ही प्रकार से। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, ये इसको हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा वाला समांतर क्रम संयोजन। तो हम एक एक को पढ़ते चलेंगे। ये हमारा है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब है कि वायर आपका कितना होगा, एक ही होगा। अब एक ही वायर में आप चाहें तो जितना चाहें उतना रेजिस्टेंस लगा सकते हैं मेरे भाई, लगा सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं मेरे भाई। यहाँ पे हम अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, फिर यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस लगा है। ऐसे में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। तो अभी मैं 2 ही रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बैटरी एस एल लगा दीजिए। इसका जो वोल्टेज है मैंने वी कहा। अब यहाँ से मेरे भाई तुम समझो, यहाँ से जब धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा होगी आई, और एक ही तार है तो हर एक बिंदु पर धारा का मान समान होगा। इसका जो प्रतिरोध है वो R1 है, इसका जो प्रतिरोध है वो R2 है। इसी प्रकार से एक प्रतिरोध R3 भी आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। पहले चालक के प्रतिरोध के सिरों का जो विभवांतर होगा वो मेरे भाई V1 होगा, दूसरे चालक के सिरों का जो विभवांतर होगा वो V2 होगा। देख मेरे भाई, जो हिंदी लिखने वाली चीजें जो मैं बता रहा हूँ वही आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे लिखते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि माना कि श्रेणी क्रम में 2 प्रतिरोध R1 व R2 जुड़े हैं, जिनके सिरों का विभवांतर V1 व V2 है। चालक में प्रवाहित धारा का मान क्या है, I नियत है। ठीक है, इतना आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम यहां से क्या निकालेंगे कि भाई कुल विभव क्या है। कुल, अगर पूछा जाए कुल विभवांतर, कुल विभवांतर, तो भाई हम कुल विभवांतर अगर कहना चाहें तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। वे मैंने क्या किया, सर्किट से क्या किया, सॉरी सेल से क्या किया, V विभव दिया। अब प्रतिरोध जो R है, रेजिस्टेंस R है, वहां का उसके सिरों का जो विभवांतर है V1 हो गया,
और प्रतिरोध R2 के सिरों का विभवांतर V2 हो गया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर दोनों प्रतिरोधों का योग करेंगे, सॉरी, दोनों विभवांतरों का योग करेंगे, दोनों विभवांतरों का क्या करेंगे, योग करेंगे, तो क्या होगा, कुल विभवांतर V के बराबर होगा कि नहीं होगा। यस, समीकरण 1 बना दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ बाई ओम्स लॉ लगा देते हैं। बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है कि सर V बराबर क्या होता है, I R। अगर यहाँ हम V1 बराबर कहेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, I R1 हो जाएगा। V2 बराबर कहेंगे तो क्या होगा, I R2 हो जाएगा, क्योंकि धारा का मान नियत है। अब इन तीनों मान को समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से रखने पर मेरे भाई क्या आएगा, आई आर इधर आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, आई R1 आई R2। आई कॉमन लेंगे, आई से आई कट जाएगा, तो R बराबर क्या होगा मेरे भाई, R1 प्लस R2। अगर एक R प्रतिरोध और जोड़े होते तो क्या आ जाता, R3 भी आ जाता, तो मैंने तो R3 लिख भी दिया भाई, R2। तो यही हमारा क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में हमारा क्या है, प्रतिरोध। ठीक है, अब एक बच्चे ने कहा सर अगर इसमें n प्रतिरोध जुड़े हुए हों तो श्रेणी क्रम में, तो मैं यहाँ पे साइड में तुम्हें बता दे रहा हूँ, देखिए आप साइड में देख लीजिए। ठीक है, यदि परिपथ में n प्रतिरोध हो, n प्रतिरोध हो, तब जो आपका R इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है मेरे भाई तुल्य प्रतिरोध, यहाँ भी ये तुल्य ही प्रतिरोध है, तो इसको हम बोलेंगे कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 आर एन तक प्रतिरोध को हम ले सकते हैं। ठीक है, एन तक प्रतिरोध को हम लोग ले सकते हैं। थोड़ा सा इसको और अच्छे से दिखा दो भाई, नहीं तो गरीब बच्चे कैसे करेंगे, आर एन तक। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में एन प्रतिरोधों को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। श्रेणी क्रम में एन प्रतिरोधों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं। क्या मैं इसी साइड में क्या मैं इसी साइड में क्या मैं इसी साइड में समांतर क्रम भी दिखा दूं। यस, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको और हम इसको आपको दिखा देते हैं यहीं पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, देख थोड़ा सा हमने क्या किया, इसको छोटा और ये थोड़ा सा छोटा कर दिया और इसको मैंने कर दिया ऊपर। बस 1 मिनट भाई, ऊपर मत जा ज्यादा, बस 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 बस, थोड़ा सा इधर आ जा। यस भाई, यस 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 यस, बस। ठीक है, ये हमारा हो गया। हम साइड में क्या कर सकते हैं, समांतर क्रम भी देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा होगा मेरे भाई, समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, मुझसे गलती बड़ी होती है, इसको बड़ी सफाई चाहिए। देखो फिर से टाइम वेस्टेड होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम परिपथ को क्या लेते हैं, परिपथ में हम प्रतिरोध को क्या लेंगे, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में हम कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास एक प्रतिरोध है, दो ही प्रतिरोध लेते हैं फिर से अगेन, अब 3 4 प्रतिरोध ले सकते हैं। एक प्रतिरोध ये है और जस्ट इसके नीचे एक प्रतिरोध जुड़ा है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर दिया गया, एक बैटरी लगा दी गई। ठीक है, आप 3 प्रतिरोध भी ले सकते हो। इसका जो प्रतिरोध है वो R1 है, इसका जो प्रतिरोध है वो R2 है। अब भाई मेरे भाई ध्यान से देखना, जैसे ही मैं धारा प्रवाहित करूंगा वोल्टेज V से, तो भाई ये तो V धारा यहाँ पे जाएगी I, लेकिन अब ध्यान से देखें, धारा को जाने के दो रास्ते हैं, कुछ धारा R1 में जाएगी, कुछ धारा R2 में जाएगी। तो यहाँ की धारा मैंने R1 मान ली और यहाँ की धारा मैंने क्या मान ली, R2 मान ली। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो, इस बार धारा बदल गई है, विभवांतर आपका क्या होगा,
जो विभवांतर है वो आपका V ही रहेगा। तो समांतर क्रम संयोजन में जो पोटेंशियल होता है वो नियत रहता है, धारा का मान बदल जाता है क्योंकि धारा मैंने I दी है और यहाँ पर क्या हो गया, अलग अलग तार मिल गए तो धारा क्या हो गई, बट गई। ठीक है, चलो तो हम क्या यहाँ पे कह सकते हैं, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, थोड़ा सा इसको हम और छोटा करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं मेरे भाई, यहाँ से अलग कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वही लिखने वाला अगर कहा जाए तो लिख सकते हैं कि माना दो प्रतिरोध R1 व R2 है जिसमें प्रवाहित धारा I1 व I2 है और परिपथ में विभव का मान क्या है, नियत है। तब यहां से अगर हम कुल धारा निकालें, क्या निकालें, कुल धारा, कुल धारा, तो भैया कितना होगा, I बराबर क्या होगी, I1 प्लस I2 की होगी क्योंकि I मैंने दिया, दो तार बट गया, फिर से जो है धारा क्या बन गई, I, और यहाँ से देखो धारा फिर आप वापस I ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता है, बाय ओम्स लॉ लगाएंगे क्योंकि हमें पता है कि विभव V बराबर क्या होता है, I बाई R होता है। अगर हम V1 बराबर कहेंगे, V1 नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि विभव समान है, तो V बराबर कहेंगे तो I1 अपान क्या हो जाएगा, R1, और अगला V बराबर कहेंगे तो I, अर्थात मैं यहाँ से आपसे वो निकाल लेता मेरे भाई, तुम यहाँ से I निकाल, जो कि I का मान रखना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको स्किप करते हैं, हम I निकालते हैं, ज्यादा बेटर पड़ेगा। ऐसे भी पक्षांतर करके रख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर हम I बराबर कहें, चूंकि हमें पता है I बराबर क्या होता है, V बाई R, यस, तो I1 बराबर कितना होगा, V बाई R1, तो I2 बराबर कितना होगा, V बाई R2। मेरे भाई एक चीज याद रखना, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा नियत रहती है आपकी, और समांतर क्रम संयोजन में आपको पोटेंशियल यानी विभव नियत रहता है। ये बात याद भी रखना है ना। चित्र में आप समझ भी पा रहे हैं, समझा भी दिया मैंने कि ऐसा नियत रहता है। ठीक है, अब जो है समीकरण 1 में रख दो इन सब का मान, समीकरण 1 से, भाई समीकरण 1 में इन सब का मान अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, देखो, तो V बाई R हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा V अपान R1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा V अपान R2, यहाँ से V कॉमन करेंगे तो V से V कट जाएगा मेरे भाई। तो हमारा जो रिजल्ट आया R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये आ जाएगा। ये हमारा क्या है, रिजल्ट है एक हमारा, ये हमारा क्या है, एक रिजल्ट है कि समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़ा है तो उसका कुल प्रतिरोध कितना होता है, 1/R, यानी इक्विवेलेंट इसको लिख सकते हो, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं, है ना, 1/R1 प्लस 1/R2। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं इधर, थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रोसेस आप याद रखेंगे बहुत सही रहेगा। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 अपान जो R इक्विवेलेंट है इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, बराबर एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, R1 इंटू R2, ऊपर क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1 कहें, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R इक्विवेलेंट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। अब जो जब दो प्रतिरोध रहेगा तो हम ये स्पेशल केस यूज करेंगे, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब एक विद्यार्थी कहे कि सर समांतर क्रम संयोजन में n प्रतिरोध जुड़े हैं, कितने, n प्रतिरोध जुड़े हैं, तब बताइए कि तुल्य प्रतिरोध कितना है। तो आइए हम अगले पॉइंट पे देख लेते हैं। यदि परिपथ में, यदि परिपथ में n प्रतिरोध हो या जुड़े हो तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 1 जो R इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन, क्या होगा, 1/Rn तक जाएगा। ठीक, ये इस तरह हो सकता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें एक और स्पेशल केस सीखते हैं
यदि ऐसा हो जाए कि R1 R2 R3 R4 है ना, इस तरह से क्या हो, एन प्रतिरोध लगे हों कुछ इस तरह से, ये 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा। इक्विवेलेंट का मतलब तुल्य प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा 1/R, 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 ये कहाँ तक लगा है, 1 यानी N/, या 1/Rn तक। तो हम कह सकते हैं कि जो R इक्विवेलेंट होगा हमारा, R इक्विवेलेंट कहाँ तक, देखो एक 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 तक कहाँ तक है, N बार है, और प्रतिरोध भी क्या है, N बार है। तो हम इसको कह सकते हैं कि N/R, N/R, N क्या कर सकते हैं, यहाँ भी जो एक चीज ध्यान देना, यहाँ भी जो R है ना, वो R ही लगा है, ठीक है, ये यहाँ पे पूरा एक 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 N बार है, तो इसको N लिख देंगे, R R R R बार थे R, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम R इक्विवेलेंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, R/N। R का मान R1 R2 R3 R4 R5 Rn का मान सब क्या है, R है, और एक 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 कितना तक जुड़ा है, N तक, तो N बार लिख देंगे, तो N/R हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है मेरे भाई। इस पर हम सवाल टॉपिक के बाद यानी कि अगली वाली वीडियो में हम इस पर सवाल लेके आएंगे, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो यूपी बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में इसको हटा दिया गया, अन्य बोर्डों में इसको रखा गया है, तो अन्य बोर्ड वाले के लिए हम ये सवाल करा देंगे इस पर, ठीक है। बाकी यूपी बोर्ड वाले अगर इस पर सवाल नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अब जो अगला टॉपिक है मेरा भाई, मेरा जो अब अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक क्या है मेरे भाई, किसी देखो टॉपिक देखो, टॉपिक हमारा है कि किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर n गुनी कर दी जाए, कितनी, n गुनी कर दी जाए, तो नए चालक तार का प्रतिरोध कितना गुना होगा। मेरे भाई ये एक क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ये क्या है आपका, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, तो इसका हम सोल्यूशन लगाएंगे। ध्यान से समझिएगा, रिजल्ट एक आएगा, उस रिजल्ट से भी आंसर लगा सकते हैं और वैसे भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक चालक तार लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक चालक तार है, ध्यान से समझिएगा, हमारे पास क्या है, एक चालक तार है, हमारे पास क्या है, एक चालक तार है, हटा ही दो यार, ठीक है, एक चालक तार। अब मेरे भाई मैंने क्या किया कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो मैं कह रहा हूँ L1 है, चालक तार की ये जो प्रारंभिक लंबाई है कितनी है, L1 है, और इसका जो क्षेत्रफल है मैंने क्या ले लिया है, A1 ले लिया, क्या ले लिया, A1। ये कब की स्थिति है, जब चालक तार को खींचा नहीं गया है। अब हम क्या कर सकते हैं कि बोला जा रहा है कि चालक तार को खींचकर n गुना कर दिया जाए, कितना, n गुना कर दिया जाए, तो चालक तार की लंबाई को और हम खींच कर, देखो अगेन हम व्हाइट कलर से बनाते हैं, तो चालक तार की लंबाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच कर, ये देखिए अगर हमने इसको खींचा, देखिए हमने इसको क्या किया, खींचा, हमने इसको खींच कर क्या किया, तो थोड़ा और पतला हो जाएगा, आप समझें, ठीक है। जब इसको हम खींचेंगे और ये पतला हो जाएगा, थोड़ा सा शायद मोटा दिख रहा है, मैं फिर से बना देता हूँ आपके लिए, नहीं नहीं आप कहोगे सर खींचेंगे तो पतला हो जाएगा, अब तो ये बना दिए मोटा, तो मैंने इसको खींच के क्या कर दिया है, ये जब मैं इसको खींच के ये बना रहा हूँ, मैंने क्या किया, पहले चालक तार को खींच दिया, L1 लंबाई की था, खींच कर कितना कर रहा हूँ, n गुना, यानी L1 का कितना गुना कर रहा हूँ, L1 का कितना गुना कर रहा हूँ, n गुना। तो जो दूसरा चालक तार है इसकी जो लंबाई हो जाएगी मेरे भाई, इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो जाएगी L2, और L2 बराबर कितनी होगी, n L1, क्योंकि L1 का ही मैंने क्या किया है, n गुना किया, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से मैं एक रिजल्ट हमेशा याद रखूंगा कि L2/L1 बराबर n, ये रिजल्ट मेरे को बहुत काम आएगा जो मैं अपने मेथड से करा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने मेथड से इसको करा रहा हूँ, तो ये रिजल्ट हमारे बहुत काम का है, मैं साइड में ये कर दिया, ठीक है। चलो अब ये हुआ, और इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है मेरे भाई, मैंने कह दिया क्या है, A2 है,
इसका क्षेत्रफल, जब चालक तार की लंबाई को, पहले ये तार था प्रारंभिक, मैंने खींचकर L1 का n गुना कर दिया, ये कर दिया। इसका जो प्रतिरोध है मैंने R1 माना, अब इसका जो प्रतिरोध है वो कितना हो गया, R2 हो गया। और देखो जो प्रतिरोधकता है इसकी नहीं बदलेगी, क्योंकि मैं पदार्थ को नहीं बदल रहा हूं। पदार्थ का मान बदलने पर, पदार्थ को बदलने पर ही प्रतिरोधकता यानी रो तभी बदलती है। तो मैं पहले पहले चालक की धारिता प्रतिरोधकता निकालता हूँ या प्रतिरोध निकालता हूँ, ठीक है। फिर दूसरे, तो हम कह सकते हैं पहले चालक का प्रतिरोध, भाई ये फार्मूला हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। पहले चालक का प्रतिरोध R बराबर रो L बटे ए होता है। R बराबर रो बटे L, लेकिन यहाँ पहले चालक का जो प्रतिरोध है मैंने R1 माना है मेरे भाई, और लंबाई को मैंने क्या है L1 माना है, और क्षेत्रफल मैंने क्या माना है A1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस चालक तार को खींचकर कितना गुना कर दिया जा रहा है, n गुना। तो n गुना करने पे ये बन रहा है, तो चालक को खींचने पे नया प्रतिरोध बनेगा, तो उसको हम दूसरा चालक कह दे रहे हैं। दूसरे चालक का प्रतिरोध, दूसरे चालक का प्रतिरोध को हम लिखते हैं R2। आपका प्रतिरोधकता नहीं बदलेगा क्योंकि पदार्थ नहीं बदल रहा है, ये हो जाएगा L2 और ये हो जाएगा आपका A2। इतने में मेरे भाई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। तो समीकरण अब क्या करते हैं, एक में, समीकरण एक में हम क्या करते हैं, एक में 2 से भाग करते हो या 2 में 1 से भाग करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समीकरण 2 में, समीकरण 1 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो मेरे भाई भाग करेंगे तो ये हो जाएगा R2 अपान R1। तो R2 कितना है मेरे भाई, रो L2 अपान क्या हो जाएगा, A2 है। अब जब इसके नीचे में भाग करेंगे तो ये वाला पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा A1 अपान रो L1, ठीक है। अब यहां से मेरे भाई कुछ चीजें कट रही हैं, क्या क्या कट रहा है, ये रो से रो कट जाएगा, ठीक है, और कोई चीजें नहीं कट रही हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि R2 अपान R1 जो हमारे पास आ रहा है कितना, L2 अपान L1, इसको मैंने अलग कर दिया। अब फिर A1 अपान A2, ये मेरे भाई, ये भाई मेरे भाई इस रिजल्ट को भी याद रखना, मैं अभी इसका यूज करूंगा बहुत अच्छे काम के लिए। तो मैं इसके समीकरण 3 दे दे रहा हूँ, समीकरण में 3 इसको दे दे रहा हूँ, इसको याद रखेंगे, अभी ये रिजल्ट हमें बहुत काम देगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें कि क्या किया जा रहा है। अब इसका आयतन देखो, जो चालक तार है उसका आयतन नहीं चेंज होगा, जबकि खींचने पर उसका जो क्षेत्रफल है A बटे n हो जाएगा, पर अभी मैंने उसका क्षेत्रफल खींचने पर भी A2 लिया है, तो इसका जो आयतन है, चालक तार का आयतन नहीं बदलेगा। चालक तार का आयतन, चालक तार का आयतन भाई क्या होगा, आयतन हम कैसे निकालते हैं किसी का, क्षेत्रफल में उसके लंबाई से गुणा कर दिया जाए। भाई लंबाई बदल जा रही चालक तार की खींचने पे, क्षेत्रफल भी बदलेगा पर उसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आयतन दोनों चालकों का क्या होता है मेरे भाई, नियत होता है। तो यहाँ पे पहले चालक का जो आयतन होगा वो A1 L1 होगा, दूसरे चालक तार का जो आयतन होगा वो क्या होगा, A2 L2 होगा। अब भाई दोनों चालक तार का आयतन बराबर है, तो हम लोग जो है बराबर कर दिए। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि A2 को इसके नीचे लाएंगे तो A1 अपान A2 बराबर क्या हो जाएगा, L2 अपान L1। ये भी हमारा क्या है, एक रिजल्ट है, इसको भी हम आगे यूज में लेंगे, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। हम साइड में देखते हैं, अब इसको यहीं पर देख लेते हैं, इस निगमन को यहीं पर खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ये अब देखो, ऐसा 3 नंबर में सवाल जब आएगी तब इस तरह से प्रोसेस करना है, प्रोसेस, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस A1 अपान A2 का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में मान रख देते हैं, समीकरण 3
देखो ध्यान सुन लो कि समीकरण 3 में मैं A1/A2 का मान रख रहा हूँ L2/L1, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा R2 क्या आएगा R1। क्लियर। ये हमारे पास L2 क्या है L1 पहले से समीकरण 3 देखो। अब फिर हम क्या कर रहे हैं, इस A2/A1 का मान फिर से L2/L1 है, इसको भी रख देंगे तो L2 क्या हो जाएगा L1। अब ये क्या हो जाएगा कि R2 क्या होगा R1 बराबर क्या हो जाएगा L2/L1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बोलो सही है। ये आया। अब मेरे भाई तुमको मैंने साइड में चित्र के पास देखें एक रिजल्ट बताया है ये कि L2/L1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं n, तो यहाँ पे लिख सकते हैं R2/R1 बराबर क्या होगा n, n का स्क्वायर। तो R2 बराबर हम कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n स्क्वायर R1। तो जो दूसरा चालक तार का प्रतिरोध है मेरे भाई वो पहले चालक तार के प्रतिरोध का कितना होगा, पहले चालक तार के प्रतिरोध का कितना होगा n स्क्वायर गुना। ठीक है। क्या मैं यहीं पे एक सवाल भी देख लूं, देख लेता हूँ सवाल भी यहीं साइड पे ही देख लेता हूँ। है हमारे पास बहुत स्पेस पर मैं सवाल यहीं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए। पर मैं आपको सवाल यहीं दिखाऊंगा मेरे भाई। ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ये क्वेश्चन है हमारे पास, किसी चालक तार की लंबाई खींच कर 4 गुनी 4 गुनी कर दी जाए, दी कर दी जाए तो नए चालक तार का प्रतिरोध, नए चालक तार का प्रतिरोध कितना गुना होगा या कितना हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। ये आपको प्रश्न है। किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर कितना कर दिया मैंने 4 गुना, तो नए चालक तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो भाई आंसर हम लगा सकते हैं। आंसर है हमारे पास भाई n बराबर कितना है 4, क्योंकि कितना गुना करा जा रहा है 4 गुना, जो भी गुना गुनी होगा वही n का मान है। ठीक है। तो हमें पता है नए चालक तार का प्रतिरोध R2 बराबर क्या होगा n स्क्वायर R1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 जो होगा वो हमारा इसका n का मान कितना है 4 का स्क्वायर बराबर R1 बराबर कितना हो जाएगा 16R1। तो नए चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो पहले चालक तार के प्रतिरोध का कितना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। सवाल में ऐसे भी दे सकता है कि पहले चालक तार का प्रतिरोध है 4, ठीक है, और इसको खींचकर 4 गुना कर दिया जा रहा है, तो नए चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा। भाई आएगा यही R1 का मैं 4 रख दूंगा 16 64 64 ओम आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये हमारा आंसर। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको क्लियर। जब आपको ये पूछे 3 नंबर में तो ये पूरा प्रोसेस करना है, 1 नंबर में पूछे तो मेरे भाई ये ऐसे फटाक से लगा देना, आपका काम हो जाएगा। क्या इसमें प्रतिरोधकता बदलेगी, नहीं, प्रतिरोधकता इसमें नहीं बदलती है। अगर इस क्वेश्चन में प्रतिरोधकता पूछा होता तो प्रतिरोधकता इसकी नहीं बदलती है। आपने डेरिवेशन के दौरान देख लिया दोनों चालकों की प्रतिरोधकता क्या होगी सेम, यानी प्रतिरोधकता क्या होगी अपरिवर्तित है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बढ़ते हैं इसमें, देखिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं और चीज आपको सिखाते हैं। तो मैंने जैसे इसमें हेडिंग में लिखा था ना काटने पर तोड़ने पर मोड़ने पर, अब क्या किया जाए, कुछ नए नए प्रोसेस हैं देख लीजिएगा, कुछ पॉइंट्स हैं ये कि एक हमारे पास चालक तार है, सुनिएगा, इसको बोलते हैं लिख देते हैं चालक तार
को जोड़ने पर, चालक तार को क्या करेंगे, जोड़ने पर। जोड़ने का केस देखा जाए, जैसे देखिए हमारे पास क्या एक चालक तार है, ये ठीक है? ये हमारे पास क्या एक चालक तार है, इसकी जो लंबाई है मैंने कह दिया, इसकी जो लंबाई है वो क्या है, एल है, और इसका जो प्रतिरोध है वो क्या है, आर है। ये पहले प्रारंभिक में क्या है, चालक तार का प्रतिरोध और लंबाई है। अब मैं कह रहा हूं उसकी समान लंबाई, समान मोटाई की चालक एन चालक तार इसी में जोड़ रहा हूं, समान लंबाई एवं समान मोटाई के एन चालक तार इसमें हम क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। ये समान लंबाई और समान क्षेत्रफल का एन चालक, कितना चालक इसमें जोड़ रहा हूं, कितना चालक जोड़ रहा हूं, एन चालक। तो इसका जो प्रतिरोध और जो इसकी लंबाई होगी, लंबाई कितनी हो जाएगी, एन एल, क्योंकि एल लंबाई के चालक तार को एन गुना चालक तार की लंबाई इसमें जोड़ रहे हैं, यानी एन गुना हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, एन आर गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एन आर गुना। आप ऐसे समझो हमारे पास एक चालक तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई एल है और प्रतिरोध आर है। इसको मैं इसी तरह से एकदम सेम मोटाई का सेम लंबाई का चालक तार कहां तक जोड़ते जा रहा हूं, अनंत तक, अनंत तक जोड़ते जाऊंगा। तो भाई नए चालक तार का प्रतिरोध कितना बनेगा, तो भाई ये तो हमने इस लंबाई का, मैंने इस लंबाई का मैंने क्या कर दिया, एनएल गुना कर दिया, और प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा हमारा, एनआर गुना, क्योंकि लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि जो है जो प्रतिरोध है लंबाई के समानुपाती है। ठीक है, पीछे हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो नए चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा, तो मेरे भाई देखो पहले आर डैश क्या होगा, देखो ये आर डैश मतलब नए चालक तार का प्रतिरोध पूछा जा रहा है। तो हमारे पास पहले प्रतिरोध आर था, हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, और कहां तक जोड़ा, एन तक। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, अभी अभी पढ़ा। तो यहाँ पे पहले प्रतिरोध आर था, फिर कितना हो गया, एन आर। तो अब यहाँ से नए चालक तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर कॉमन कर लेंगे, एन प्लस वन। मेरे को समझ रहे हो? बहुत काम का रिजल्ट है, बहुत काम का रिजल्ट है। अब जैसे एल लंबाई का कोई चालक तार है, उसका प्रतिरोध आर है, अब उसमें आप क्या करें, चार लंबाई का चालक तार जोड़ दें, है ना, तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, चार। तो यहाँ पे एन का मान कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, रख दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा चालक तार के जोड़ने पर। दूसरी स्थिति हमारी एक और बनती है, क्या, कटिंग का केस। कटिंग, चालक तार को काटने पर, अभी तक हमने जोड़ा था, अब क्या किया, काटने पर चालक तार को हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो हमारे पास क्या है, चालक तार पहले समझो, एक चालक तार है, ये है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है मेरे भाई एल है, फिर से वही ले रहा हूं, इसकी लंबाई क्या है, एल है, ठीक है, और इसका जो प्रतिरोध है मैंने आर कह दिया। ठीक, अब चालक तार को क्या करता है, काटा जा रहा है। अब चालक तार को हम भाई तीन टुकड़ा कर सकते हैं, चार टुकड़ा कर सकते हैं, पांच टुकड़ा कर सकते हैं चालक तार का। हम कह दे रहे हैं कि n टुकड़ा कर दिया जाए इस चालक तार को, इसे काट 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 के काट काट के काट काट के काट काट के क्या किया जाए, इस चालक तार को काट के काट के काट के काट के काट के क्या कर दिया, n गुना कर दिया जाए। कितना गुना कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए। तो नए चालक तार का प्रतिरोध कितना गुना होगा या कितना होगा, तो आइए देखें। भाई मैंने क्या किया, चालक तार को काट दिया, तो चालक तार आपका ये छोटू सा बन गया, मान लीजिए ये छोटू सा बन गया काटने पे, ठीक है, छोटू सा चालक तार बन गया। तो अब इसका जो प्रतिरोध है मैंने n गुना किया है, वहां पे n भाग लगा, एक चालक तार का n भाग लगा रहा हूं। तो जो लंबाई कितनी है मेरी भाई, l है, तो जो नई लंबाई बनेगी कितनी होगी, l बटे n। n क्या है, वो भाग होगा कि आपने कितना भाग चालक तार का किया है, और जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, r डैश, नया प्रतिरोध कितना होगा, पहले प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, r बाई n, r बाई n हो जाएगा। तो जो नया प्रतिरोध हमारा निकलेगा वो क्या हो जाएगा, r बाई n। पहले प्रतिरोध r था, मैं इसको क्या किया, n टुकड़ा कर दिया, तो नया जो प्रतिरोध होगा r का n टाइम हो जाएगा, तो r बटे n हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो केस हो गया, एक तार को काटने पर और एक तार को जोड़ने पर। अब एक चीज आपने सुना होगा, तार को फोल्डिंग करने पे,
जैसे तार मैंने क्या किया है, आप फोल्ड करते हैं, एक तार है, इसको मैं बार बार क्या कर जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के मोड़ मोड़ के मोड़ मोड़ के मोड़ मोड़ के मोटा कर दे। देखो तीसरा केस यहीं पे देख लेते हैं, ये बहुत काम के हैं कंपटीशन के दृष्टिकोण से, तो बहुत काम के फार्मूले हैं एयरफोर्स एंड नेवी के लिए, तो ये बहुत ही काम के, यहाँ तक नीट में भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कह रहे हैं चालक तार, यहाँ पे कहे चालक तार को जोड़ने, सॉरी जोड़ने पर नहीं, जोड़ने वाला किस हो गया, मोड़ने पर, ठीक है, मोड़ने पर समझिएगा आप। हमारे पास एक चालक तार है, फिर से वही एक चालक तार है, ये समझो आप। सर इसकी लंबाई फिर से क्या है, एल है। अब प्रतिरोध मैंने क्या लिया, फिर से क्या लिया है, आर लिया है, ठीक। अब क्या किया गया, इस चालक तार को मान लो एल लंबाई का कोई चालक तार है जिसका प्रतिरोध आर है। अब हम क्या करते हैं, इस चालक तार को क्या कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं इस तरह से, और ये चालक तार है, ये एक बार मोड़ा, ऐसे रख दिया, फिर एक बार मोड़ा, इसके ऊपर ऐसे मोड़ते गए, फिर ऐसे मोड़ते गए, ऐसे मोड़ते गए, फिर ऐसे मोड़ते गए, इस तरह से फिर ऐसे मोड़ते गए, ये इस चालक तार को क्या है, मोड़ मोड़ के इतना मोटा कर दिया। भाई क्षेत्रफल जो प्रतिरोध है, लंबाई तो पहले एल थी, लंबाई मैंने क्या कर दी, भाई लंबाई तो क्या थी आपकी, एल थी, लंबाई का मैंने क्या दिया, एन, एल बाई एन टाइम कर दिया। जो नई लंबाई हमारी बन के आ रही है वो एल का एन भाग है, कि भाई छोटा कर दिया मैंने, एन टुकड़ा कर, यानी एन बार उसको मोड़ दिया, चालक तार को मोटा कर दिया, तो इसका क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल मेरे भाई क्या हो जाएगा, एन, क्षेत्रफल क्या होगा, एन ए, ये जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल तुम्हारा क्या हो जाएगा, पहले ए था, मैंने मोड़ मोड़ के मोड़ मोड़ के मोड़ मोड़ के क्या कर दिया, उसको मोटा बना दे, तो कितनी बार मोड़ा, एन टाइम्स, तो नया क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका, एन ए। अब यहां से हम इसका फार्मूला, अब तुम्हें हमें क्या करना है, अब ये बताना है कि ये जो मोड़ दिया है, इस चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा, इस मोड़े हुए चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो मैं वही बता सकता हूँ कि आर डैश बराबर क्या होगा, देखो एक फार्मूला होता है, पहले सुन लें, ये सॉरी, रोएल बटे ई, ठीक है, ये जनरल फार्मूला है किसी चालक तार के प्रतिरोध का। अब हम क्या किए, नए चालक तार का प्रतिरोध बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा आर डैश, ठीक है, रो तो नहीं बदलेगा क्योंकि चालक तार नहीं बदल रहा है, लेकिन लंबाई क्या हो गई, लंबाई आपकी क्या हो जा रही है, एल बाई एन, और जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। तो मेरे भाई आर डैश जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो इसको हम रो एल बटे ए साइड में कर लेते हैं, और ये एन और एन कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे भाई ये क्या है, ये आपका आर है, तो हम आर डैश बराबर का आर बटे एन, पहले चालक तार के प्रतिरोध का कितना हो जाएगा, आर बटे एन स्क्वायर, इस तरह से कर सकते हैं। समझ आया मेरा भाई, अगर कोई चालक तार है उसको मोड़ मोड़ दिया, मोड़ मोड़ दिया, तो नए चालक तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर बटे एन स्क्वायर। ये प्रोसेस मेरे भाई याद रखना आपको, जल्दी से बोर्ड के लेवल पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो जल्दी से कोई नहीं बताता है, ठीक है, तो आप इस बातों को याद रखेंगे, क्वेश्चन आराम से आप कर लेंगे अगर ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आया है तो, ठीक है। अब ये हमारा टॉपिक हो गया ये। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, ये फार्मूला निकाला और एक सवाल कर दिया। अब क्या है कि सवाल मेरे यहाँ इस तरह से आएगी, किस तरह से आएगी कि भाई किसी चालक तार का प्रतिरोध 10% बढ़ा दिया जाए तो नए चालक तार का प्रतिरोध कितना परसेंट बढ़ेगा, कितने परसेंट वृद्धि होगी, उसको ध्यान से समझेंगे। तो हम इसको कह सकते हैं, पर इस पर हम लोग कई सारी सवाल करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक है ये, प्रतिरोध में परिवर्तन, परिवर्तन प्रतिरोध में, ओहो, परिवर्तन क्या लिख दिया है भैया, प्रतिरोध में परिवर्तन, या कह सकते हो प्रतिरोध प्रतिशत में, प्रतिरोध प्रतिशत में हो, तब ये सवाल है। मेरे भाई पीछे का मैं एक प्रोसेस यूज करूंगा, मेरा तरीका देखना आप, बस इस तरीके से आप लगाएंगे सवाल बहुत अच्छे से होगी। देखो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज में दिया रहेगा सवाल। तो सबसे पहले बैक में चले, बैक में यहाँ पे हमारा फार्मूला जो था ये, और यहाँ पे देखें ये अभी अभी हमने पढ़ा क्या कि R2 अपान R1 बराबर क्या होता है,
आपने बताया कि एन स्क्वायर होता है, तो मैंने क्या किया, इसमें क्या किया, R2 अपान R1, और इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों में -1 जोड़ देते, -1 घटा देते हैं, ये कर दिया। ठीक है, अब फिर एक काम करो, दोनों पक्षों में परसेंटेज में पूछेगा, 100 से गुणा कर दो, दोनों पक्षों में क्या करना है, 100 से गुणा कर देना, इधर भी एन स्क्वायर -1 इंटू 100। मेरे भाई यही आपका जो है फार्मूला बन गया। सर क्या बात करते हैं, अरे सही बात कर रहा हूँ, यही आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला मेरे भाई बन जाएगा, यही आपका क्या होगा, परसेंटेज का क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। अब हम आपको सवाल लेते हैं और सवाल से आपको समझाते हैं, देखो कितने बढ़िया से सवाल लगेगी। ठीक है, कितने बढ़िया से आपकी सवाल लगेगी। ठीक है, ये फार्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, याद रखना है। बोर्ड के लेवल्स में इसमें हर बार 1-2 सवाल आती ही आती है, एक सवाल तो आना ही आना है। 7 मॉडल पेपर में, 7 पेपर में, 5 पेपरों में तो ये सवाल इसकी आई रहती है, परसेंटेज वाली। आपको सिर्फ क्या करना है मेरे भाई, मैंने जुगाड़ लगाया, ये जुगाड़ ट्रिक है कह सकते हो, कि R1 अपान R2 बराबर एन स्क्वायर होता है, दोनों पक्षों -1 कर दिया, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो हमारा आ गया परसेंटेज का फार्मूला हो गया। अब तुम ध्यान से देखना, तुम्हें सिर्फ कोई क्वेश्चन देता है, तुम क्वेश्चन में सिर्फ एन ढूंढोगे, बस यहाँ पर रखोगे आंसर आ जाएगा, ये आपका सूत्र ही है। क्या सवाल लिया जाए, देखो इसको छोटा करते हैं, एक सवाल इसके साइड में ही ले लेते हैं पहले। ठीक है, एक सवाल इसके हम क्या करते हैं, साइड में लेते हैं, सॉरी, क्या बात है रे, सुबह सुबह इसकी भी अच्छी अच्छी बात है। ठीक है, देखो हम साइड में आपको एक सवाल लेके दिखाते हैं, साइड में क्या, हम नीचे ही सवाल लेते हैं। सवाल समझे, हमारे पास एक सवाल है, क्वेश्चन ले, क्वेश्चन बहुत बढ़िया से लग जाएगा मेरे भाई, तुम्हें सिर्फ क्या है, एन ढूंढना पड़ेगा, वो एन कैसे निकलेगा हम आपको बताते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कि किसी चालक तार की लंबाई खींचकर खींचकर 10% बढ़ा दी जाए, 10% बढ़ा दी 10% बढ़ा दी जाए, तो नए चालक 10% बढ़ा दी जाए तो नए चालक तार का प्रतिरोध कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, नए चालक तार का प्रतिरोध कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। देख मेरे भाई, सवाल सवाल को मैं थोड़ा और छोटी कर दूं क्या, देखो सवाल को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा सा देखना, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा सवाल इस साइड में लिख लूँ मैं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, और ये बातों को हमने यहाँ से उठा के, और इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, ये सही रहेगा। ठीक ठीक है, ओ माय गॉड, ये क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं और एडजस्ट कर देता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे पूरा इसका सोल्यूशन दे पाऊँ आपको। ठीक है, मैं बस ये कर रहा हूँ कि आपको सोल्यूशन यहाँ पे इसका मैं दे पाऊँ। ठीक, ये इसका मैं सोल्यूशन यहाँ पे दे पाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मैं साइड में इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसका साइड में इसका क्या कर रहा हूँ, सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको। देखो मेरे भाई ध्यान से सुनना, पहले तो मैं इसको डिटेल में बता दे रहा हूँ एक बार के लिए, क्योंकि जरूरी है। जो पहले चालक तार, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर, यानी इसका मतलब यह है कि पहले चालक तार कितना था, L1 था। अभी मैंने जो प्रोसेस किया था वो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैं एक बारी के लिए सवाल में अच्छे से लिख दे रहा हूँ, पर मैं दूसरी सवालों में नहीं लिखूंगा, एक बार पहले से समझ लें। सोल्यूशन ये है मेरे भाई, कि माना पहले तार
की लंबाई L1 थी, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल A1 था, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, इसी लंबाई को खींच कर कितना कर दिया जा रहा है, L1 का कितना परसेंट किया जा रहा है, 10%। तो जो हमारा क्या है, दूसरी जो लंबाई वो L2 है, हमारी जो दूसरी लंबाई है वो L2 है, L1 का कितना परसेंट किया जा रहा है भैया, 10%। ये या आपको यही मेन मुद्दा है, यही आपने अगर समझ लिया तो समझ लिया। माना हमने पहले तार की लंबाई L1 है, तो L1 का कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है भाई, 10%। तो L2 जो होगा L1 प्लस 10%, ठीक है। तो बस मेरे भाई कुछ करना ही नहीं, L2 आप यहां से निकाल लो, यहाँ पे है आपके पास L1, ठीक है, 10% है, परसेंटेज में है, ठीक है। ये जो है आपका 10% है, यहाँ पे ये इसको थोड़ा सा परसेंटेज में लिख देता हूँ, सही रहेगा। ये प्लस है 10%, ठीक है, मैंने बोला था, लिखा नहीं। अब ये L2 क्या होगा, L1 का 10%। L1 परसेंटेज का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 10/100, L1 हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, L2 बराबर L1 प्लस L1/10, एलसीएम ले लेंगे तो 10 एक कम 10, 10 एक 11, 11 L1/10 बराबर क्या हो जाएगा, L2। अब L1 को इसके नीचे लाओ, तो L2 अपान क्या हो जाएगा, L1 बराबर क्या हो जाएगा, 10/11/10। मेरे भाई तुम याद रखो, मैंने बोला था अभी कि L2 अपान L1 किसके बराबर होता है, बैक में चलो दिखाते हैं आपको। L1 अपान L2, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं रेड जहाँ चला रहा हूँ, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ये यहाँ पे देख पा रहे हैं जहाँ रेड चला रहा हूँ, कि L2 अपान L1 का मान कितना होता है, n, कितना होता है, n। अब इसके बराबर क्या है, ये हो जाएगा तुम्हारा n, ये क्या है तुम्हारा n है, ये तुम्हारा क्या हो गया n। तो मेरे भाई अब तुम समझो, मैंने अभी फार्मूले में क्या बताया, यहाँ पे देखो जो फार्मूला लिखा है, इसमें मैंने कहा तुम्हें केवल n ढूंढना है। लोग पता नहीं कैसे कैसे बताएंगे, उनके चक्कर में पड़ो ही नहीं। तुम्हें क्या करना है, ये जो मेरा फार्मूला इस पर ध्यान देना है। n का मान हमें पता चल गया है, तो परसेंटेज में निकालना है, तो R2 अपान क्या हो जाएगा मेरे भाई, R1 माइनस 100% बराबर क्या हो, n² माइनस 1 इंटू 100। देख भाई मेरे भाई, तुम n का मान रखो, तुम्हारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। n का मान कितना है, 11/10 का होल स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस कितना है, 1 इंटू 100। अब 11 ग्राम में कितना होता है, 121, दहमा 100 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो ये हो जाएगा 121, एलसीएम ले लेंगे, 100/100, और ये हो जाएगा 100। ये 100 से ये 100 कट गया, तो 121 में 100 जाएगा, कितना बचेगा, 21%। मेरे भाई इससे सस्ता आंसर शायद ही मिले। इसी तरह से आपको सवाल परसेंटेज की लगाना है, लेकिन और कहीं अगर देखते हैं तो आपको ये बहुत अलग अलग तरीके से मार घुमा फिरा देते हैं, ठीक है, तो ये आपका गड़बड़ हो जाता है। सिंपल सा ध्यान देना है, पहले चालक तार की लंबाई L1 कर देना है, L2 का कितना होगा, 10%, तो L1 प्लस 10% हो जाएगा। अगर 20% है तो 20% लिख देंगे, 30% है तो 30% लिख देंगे, 40% है तो 40% लिख देंगे, ठीक है, क्लियर। तो बस बाकी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ध्यान देना, मुझे यन चाहिए। इस फार्मूले में हमारे क्या है, केवल क्या है मेरे भाई, यन है, यन है, यन है, ठीक है, क्या है, एन है। मैं एन ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, एन ढूंढो, बस रखो, यहाँ पे आपका आंसर आ जाए, ठीक है। आई होप यू क्लियर। ये एक सवाल, एक सवाल मैं आपको और बताऊंगा इस पर, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मान लीजिए सेम सवाल है, और इसी सवाल में क्या कह दे रहा है, समझ लीजिए, इसी सवाल में मैं यही बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 10% के बजाय इसने सवाल में क्या कह दिया, सवाल में क्या कह दिया इसने, 25, सवाल में क्या कह दिया, 25%, ठीक है, 25% कह दिया। अब इस सवाल का जो सोल्यूशन है वो बदल जाएगा मेरे भाई। पहले मैं इसको एक बार पूरा मेट देता हूँ, तो आपको फिर से कराता हूँ। ये मैंने कहा कि आपको सोल्यूशन ये ले लेना है मेरे भाई, सारे विद्यार्थी लगा सकते हैं। सवाल बदल गई, देखो, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर
25% बढ़ा दिया जा रहा है। कितना? 25% बढ़ा दिया जा रहा है, तो नए चालक तार का प्रतिरोध कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? सवाल ऐसे ही रहेगी, परसेंटेज आपका चेंज करेगा। तो भाई हर एक बच्चे को पता चल गया है कि पहले चालक तार की जो लंबाई है वो L1 है। पहले चालक तार की लंबाई क्या है? हमने जैसा प्रोसेस करा है सिर्फ वैसे करो, पीछे सिखा के आ रहा हूं। क्या है? L1 है। तो L1 का कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है? 25%। तो सर L2 बराबर, जैसे अभी आपने सिखाया कि L1 का कितना परसेंट है? 25% बढ़ा दिया जा रहा है। L1 का कितना? 25%। सर बहुत सही है, तो बहुत अच्छा तरीका है कि L1 है हमारा 25% है, 25 बटे सर 100 इंटू L1। 25 100 को क्या हो जाएगा? 100। तो ये हो जाएगा हमारा L1 प्लस L1/4। एलसीएम ले लेंगे, 4 कम 4 और 4 1 5। क्या हो जाएगा? 4 कम 4, 4 1 5 L1 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा L2। तो L2 के बटे में लाओ L1, और भाई ये गया 5/4। सर यही तो क्या है? N है। सर तो मैं N ही तुम्हें ढूंढा मिलवा रहा हूँ। N ढूंढो, बस आंसर लगाओ सवाल का। ऐसी ही सारी सवाल लगेगी, कोई भी परसेंटेज रहे। चालक तार की लंबाई भी कई बार दे देगी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह के सवाल में ऐसे करना है। अब बस मेरे भाई फार्मूला अपना लगाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। R2/R1 माइनस 1/100%, ये फार्मूला है। n² - 1 × 100। अब मेरे भाई n का मान कितना है? 5/4 का स्क्वायर करेंगे -1, ठीक है, इंटू 100। बहुत सही सर, बहुत सही जा रहे हैं। 5×5 = 25/4 × 16 -1 हो जाएगा इंटू 100। और ये हो जाएगा कितना? देखो ध्यान से, 16 कम 16 और 16, 25 में से 16 के कितना हो जाएगा? 9। और 9 बटे क्या हो जाएगा? 16 इंटू 100 है, ठीक है। अब ये आप इसको लिख सकते हो 900/16। कितना हो जाएगा? 900/16 हो जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे? भाग कर देंगे। भाग करने पर वो 56 दशमलव समथिंग समथिंग आने लगेगा, समथिंग, ठीक है, 56 दशमलव समथिंग। तो 56 दशमलव मान लो 2%, 2%। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर होगा। तो भाग आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरे भाई आपको क्लियर हो गया, ठीक है। पर मैं इसमें तुम्हें एक दो चीजें और सिखाना चाहूंगा कि देखो, बैक में थोड़ा सा चलते हैं, बैक में, कि मैंने यहाँ पे समीकरण 3 बनाया था एक, और मैंने चालक का आयतन ये बताया था। अब इस चीज को मैं फिर से उठा रहा हूं, यहां से मैं तुम्हें एक दो चीजें और सिखा रहा हूं कि अगर त्रिज्या के रूप में दे दिया जाए तो प्रतिरोध पूछे, नया प्रतिरोध पूछे, है ना, तब कैसे करना है। तो देखो मेरे भाई, अभी अभी हम लोगों ने क्या किया है, देखो बैक वहां चलते हैं अपना, यहाँ पे थोड़ा सा सीख ले। बैक में हम लोगों ने पढ़ रखा है, सवाल तो मैंने करा दिया, इस पर भी सवाल कराऊंगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि R2/R1, अभी पढ़ के आ रहे हैं, बराबर होता है L2/L1 एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में क्या था? A1/A2। यही था मेरे भाई, यही था। बैक में चल चल के देख लो, ये देखो, ये समीकरण 3, ठीक है। अब फिर हमने एक बताया आपको क्या, कि जो तार का आयतन है वो A1/L1 बराबर क्या होता है? A2/L2 होता है, A2/L2 होता है। तो यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा? A2 बराबर क्या होता है? L2/L1। इस A1/A2 का मान यहाँ भर दो, तो R2 क्या हो जाएगा? R1, नहीं, L, सॉरी, A1/A2 का नाम रखें, क्योंकि हमें क्या करना है? व्यास के रूप में निकालना है। लंबाई के रूप में भी आ सकता है, देखो चलिए ठीक है, मैं दोनों बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पे मान भरता हूँ, हालांकि मैंने ये वाला करा रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस L2/L1 का मान यहाँ पे भर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? भर रहा हूँ। तो R2/R1 क्या हो जाएगा? R2/R1 बराबर हो जाएगा L1/L2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? A1/A2। A1/A2 ये अपना समीकरण 3 था पीछे, और इसी में हम L2/L1 का मान ये वाला भर रहे हैं। तो ये तो हो गया, और ये पहले से है, तो A1/A2 दो बार हो गया, तो R2/R1 मेरे भाई, A1/A2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। एक बार मेरे भाई ध्यान से फिर से समझ लो रेड से, ये हमारा समीकरण 3 था, बोलो हाँ, पीछे पढ़ के आया। ये तार का आयतन है, तार का आयतन, तार का आयतन
सेम रहता है, चाहे उसको खींचो चाहे मोड़ो, तार का आयतन आपका सेम रहेगा। वहां से मैंने क्या निकाल लिया, L2/L1 का मान निकाल लिया A1/A2। और इस L2/L1 का मान मैंने कहाँ रख दिया, समीकरण 1 में। क्या यहाँ लिख सकते हो मेरे भाई, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे समीकरण 3 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहां से क्या किया, L2/L1 का मान यहाँ पे रख दिया समीकरण 3 में, तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ये हो गया, ये क्षेत्रफल के रूप में फार्मूला है, काम याद रखना है, याद रखना है, रखना है, याद रखना है। जब क्षेत्रफल आपका क्या होगा, नए चालक तार का प्रतिरोध का क्षेत्रफल पूछेगा, ये याद रखना है मेरे भाई। अब त्रिज्या के रूप में दिया हो, कैसे, त्रिज्या के रूप में, कैसे भैया, त्रिज्या के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी चालक तार की जो है लंबाई या प्रतिरोध 16 गुना है, इसको पिघलाकर पहले तार की लंबाई आधी गुनी कर दी जाए, लंबाई का भी पूछ सकता है, त्रिज्या के रूप में पूछ सकता है, त्रिज्या को 2 गुना 3 गुना कर दिया जाए, त्रिज्या के रूप में प्रतिरोध, एक दो क्वेश्चन हमें यहाँ पे अभी लेंगे भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो हमें पता है कि R2/R1 हमारा है, अब ये क्षेत्रफल है, चालक तार का क्षेत्रफल, और जो चालक तार का जो क्षेत्रफल का ऊपर की सिरा कैसा होता है, गोल, तो गोल होता है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr², तो 1 है तो πr1², दूसरे का πr2², यही तो होगा, और पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। तो यहां से मेरे भाई एक रिजल्ट मिला, देख तुम्हें, ये क्या, पाई से पाई कट जाएगा, R1/R2 का होल स्क्वायर होगा, और होल पहले से भी स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, पावर 4। मेरे भाई बहुत काम का है, कब, जब किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर आधी कर दी जाए, नहीं, किसी चालक तार की लंबाई की, किसी चालक तार की त्रिज्या 2 गुनी आधी कर दी जाए, तो नए चालक तार का प्रतिरोध कितना गुना होगा, तो ये फार्मूला लगाना है। अब आपको क्या लगाना है, ये वाला फार्मूला, ठीक है। अगर किसी चालक तार की लंबाई को खींचा जाए, तो यहां से हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं कि R2/R1 बराबर L2/L1। ये तो हम पीछे करके आए हैं, इसलिए इसको अगेन नहीं बता रहा हूं मैं, ये वाला प्रोसेस जो मैं लिख रहा हूँ उस टाइम, ठीक है। ये जब लंबाई को खींच कर, देखो ध्यान सुना, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना 3 गुना आधा कर दिया जा रहा है, तो आप यहां से ये फार्मूला निकालें, नए चालक तार का प्रतिरोध, इसमें R2 नया चालक तार का प्रतिरोध है, R1 पहले चालक तार का प्रतिरोध है, त्रिज्या के रूप में रहेगा तो इस तरह बताना है भैया, बहुत सही। और क्षेत्रफल के रूप में रहेगा तो ये वाला बताना है, देख पा रहे हैं आप, जहां पेन चल रही, त्रिज्या के रूप में, क्षेत्रफल के रूप में, त्रिज्या के रूप में, लंबाई के रूप में, नए चालक तार का प्रतिरोध पूछेगा, तो आपको ऐसे लगाना है। सर कोई बच्चा कह रहा है व्यास के रूप में भी पूछ सकता है, सही कह रहा है बच्चा, बच्चा सही कह रहा है, बच्चा सही कह रहा है। तो आर बराबर क्या होता है, व्यास/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो व्यास के रूप में अगर देखा जाएगा तो यही तो आएगा मेरे भाई। अगर तुमसे व्यास के रूप में फार्मूला पूछा जाएगा, तो फार्मूला तो तुम्हारा यही आएगा। हम यहाँ पे जो त्रिज्या के रूप में निकाले हैं, हम व्यास के रूप में निकाल लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, आइए इसी पे साइड में क्वेश्चन करते हैं, तब और मेरे भाई क्लियर होगा। क्वेश्चन देखो, ओहो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस सारा प्रोसेस याद रखना, अगले में इसमें भी हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं, मैं अगली वीडियो में भी और क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया कराऊंगा, हालांकि मैं यहीं पे सब क्लियर कर दे रहा हूँ क्वेश्चन करा के। देखिए, और क्वेश्चन है हमारे पास, ले लेते हैं, सिंपल सा कोई सा क्वेश्चन, बस हमें प्रोसेस समझना है। किसी तार का प्रतिरोध 16 ओम है, मान लीजिए तार का, किसी तार का प्रतिरोध 16 ओम है, ठीक है। चलिए, इसे पिघलाकर, बोला जा रहा है इसे पिघलाकर, पिघला कर, इसे पिघलाकर पहले चालक, पहले से चालक तार से आधी लंबाई का कर दिया जाए, पहले चालक तार से आधी, आधी लंबाई का कर, लंबाई का 1 मिनट यार, बड़ी समस्या, का पहले चालक तार की आधी लंबाई का कर दिया जाए, ऐसा, तो
तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई तुम खुद देखो कौन सा फार्मूला लगाना है, इसका आंसर हम यहाँ लगाएंगे। अब तुम खुद ही देखो मेरे भाई कौन सा फार्मूला लगेगा, देखो कौन सा लगेगा, अब आप ही बताओ। बॉक्स नंबर 1 लगेगा कि बॉक्स नंबर 2 लगेगा कि बॉक्स नंबर 3? बॉक्स नंबर हमारा 1 ये लिया जा रहा है, बॉक्स नंबर 2 ये लिया गया है, बॉक्स नंबर 3 ये लिया गया। अब आप ही बताओ कौन सा फार्मूला लगाएगा आप। कह रहा है कि लंबाई को आधा गुना, 3 गुना, 2 गुना किया जा रहा है तो फार्मूला नंबर 3 लगेगा। अगर त्रिज्या से संबंधित होता तो सेकंड करते, क्षेत्रफल से संबंधित होता तो 1 करते। क्या बात सही है? चलिए, तो मेरे भाई क्या है, पहला जो चालक तार का प्रतिरोध है, देखो R1 जो है वो कितना दिया है, 16 ओम दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। L1 हम मान लेते हैं L है, तो L2 कितना कह रहा है, L/2, क्या यही तो कह रहा है? देखो ना, किसी चालक किसी तार का, अरे बाप रे, किसी तार का, यहाँ तार का भी थी, और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बना देना मेरे भैया, इससे जल्दी में बहुत ही उठा था। किसी यहाँ पे तार का है, मैं लिख दिया हूँ क्वेश्चन पूरा, ठीक है। किसी तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले चालक तार से आधी लंबाई का कर दिया जा रहा है। तो मतलब पहले लंबाई मैंने यल मानी थी, अब लंबाई क्या कर दिया, आधा, L/2 कर दिया गया। तो पूछा जा रहा है R2 कितना होगा नए चालक तार का प्रतिरोध। तो मेरे भाई डायरेक्ट रखो ना, R2/R1 और L2/L1 का होल पावर 4, सॉरी 4 नहीं, यही तो ध्यान देना है मेरे भाई, 4 नहीं 2। तुम आगे देखो, L2 कितना है, L2 कितना है, L/2। L2 कितना है मेरे भाई, L/2, और L1 कितना है, L है। क्या ये बात सही है? तो होल स्क्वायर, बात सही है, बोलो सही है, सही है, सही है, सही है। तो हमारा रेजिस्टेंस गड़बड़ हो रहा है क्या? एक मिनट, थोड़ा सा फार्मूला हम बैक में चलते हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है फार्मूला में क्या? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, ठीक है, सही। तो यहां से हमारा क्या होगा, L से L कट जाएगा, कितना बचेगा, R2 का मान तो हमें निकालना है, R1 का मान कितना है, 16, ठीक है। ये कितना बचेगा, 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 1/, हम यहाँ इधर कर दे रहे हैं साइड में, तो यहाँ पे साइड में देख लीजिए आप, यहाँ पे, ठीक है, साइड में देख लीजिए, देखिए। तो R2 हमारा बटे R1 16 है, तो 1/, क्या हो जाएगा, 4, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 ओम। मेरे भाई इसमें क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है ही नहीं। जब लंबाई का पूछा है, आधा गुना, 3 गुना, 30 कर, कितनी भी लंबाई आधी कर दी जा रही, 3 गुनी कर दी जाए, कितनी भी कर दी जाए पहली लंबाई का, थर्ड नंबर लगाए, त्रिज्या के लिए ये लगाए। आई होप यू क्लियर। मेरे भाई इसमें किसी भी प्रकार से सवाल आएगी, अब आप लगा लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मेरे विद्यार्थियों इतना ही, हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, सेल के साथ। हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, सेल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप यू क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।